नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 8 के यूपी बोर्ड के विज्ञान विषय के पाठ 16 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ 16 का नाम है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के सभी प्रश्न उत्तर को हल करना। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, पुनः प्राप्त न होने वाली यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि वह कौन सा स्रोत है जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर वह समाप्त हो जाए। पवन ऊर्जा है, बहते हुए जल की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है या कोयले की ऊर्जा है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर है वह कोयले की ऊर्जा है, क्योंकि बाकी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोयले की ऊर्जा। बाकी पवन ऊर्जा, बहते हुए जल की ऊर्जा और सौर ऊर्जा यह सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, कैसे हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, पुनः प्राप्त होने वाली अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है या ज्वार भाटा की ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है। तो इसमें जो हमारी ज्वार भाटा की ऊर्जा है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यह अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ज्वार भाटा की ऊर्जा। प्रश्न गह है इसका, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आपको बताना है किसके द्वारा? सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल द्वारा, सोलर कुकर द्वारा या सौर जल ऊष्मक द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सौर सेल द्वारा। ठीक है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में सौर सेल द्वारा बदला जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सौर सेल द्वारा। अगला प्रश्न है, पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा कौन सी है? ऑप्शन से सौर ऊर्जा, वायु की ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो जैसा कि नाम ही है इसका पवन चक्की, यानी यह पवन से चलने का कार्य करती है, तो इसमें प्रयोग होने वाली ऊर्जा है हमारी वायु की ऊर्जा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वायु की ऊर्जा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही और गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, इसमें सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो यह हमारा सही है। पृथ्वी पर सभी प्रकार की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? सूर्य है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। तो यह भी सही है। मिट्टी का तेल, डीजल यह सभी पेट्रोलियम उत्पाद है, यानी यह पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। यह गलत है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यह हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा। अगला है, बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। तो यह सही है हमारा। अगर कोई नदी है, इस पर बांध बनाया गया है, तो इसमें से जो जल आता है धीरे धीरे उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा। तो बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है, यह हमारा सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो यह भी हमारा सही है। जो विद्युत होता है वह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, क्योंकि इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो यह भी हमारा सही रहेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, यह हमारा सही है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सही गलत, जिसमें पहला सही था, दूसरा सही, तीसरा गलत था, चौथा, पांचवा और छठवां यह सभी सही थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत खाली स्थान है।
तो परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम है, तो इसका सही भरा जाएगा इसमें पेट्रोलियम। आगे मुख्यतः जीवाश्म ईंधन, खाली स्थान और कोयला है। तो जीवाश्म ईंधन आमतौर पर पेट्रोलियम और कोयला को माना जाता है, तो इसमें भरा जाएगा पेट्रोलियम और कोयला। आगे है सभी प्राणी अपना भोजन खाली स्थान से प्राप्त करते हैं। तो किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी प्राणी अपना भोजन सूर्य से ही प्राप्त करते हैं, तो इसमें भरा जाएगा सूर्य। इसके बाद है बायोगैस मुख्यतः खाली स्थान का मिश्रण है। तो बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, तो इसमें भरा जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत खाली स्थान है। तो जल विद्युत संयंत्र आमतौर पर जल से ही चलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें जल भरा जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आया था। मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4। ठीक है, मीथेन का सूत्र आपका होता है CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका सूत्र होता है CO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। उस भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। जिसमें सबसे पहला है आपका 4 पद हैं डीजल, पेट्रोल, सूर्य और मिट्टी का तेल। तो इसमें जो हमारा अलग रहेगा वो सूर्य अलग रहेगा, क्योंकि बाकी डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल यह हमारे जीवाश्म ईंधन है या पेट्रोलियम पदार्थ हैं। यह कह सकते हैं अनवीकरणीय स्रोत हैं और सूर्य जो है यह नवीकरणीय स्रोत है। इसके बाद वायु, जल, बायोगैस, कोयला। तो इसमें हमारा कोयला अलग रहेगा, क्योंकि जो कोयला है यह हमारा जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद है सोलर कुकर, सौर सेल, प्रकाश, सौर जल ऊष्मक। इसमें हमारा प्रकाश अलग रहेगा, क्योंकि बाकी सोलर कुकर, सौर सेल और सौर जल ऊष्मक यह सभी सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर करते हैं। अगला है ईंधन, अनाज, फल, सब्जियां। तो इसमें हमारा ईंधन अलग रहेगा। ठीक है, बाकी अनाज, फल, सब्जियां यह सभी खाने की चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं। स्तंभ क है हमारा और स्तंभ ख यह है। पहला है पेट्रोल, तो पेट्रोल से चलता है हमारा स्कूटर, तो इसका मिलान हो जाएगा स्कूटर से। इसके बाद है कोयला, कोयला से चलता है हमारा तापीय विद्युत घर, तो इसका मिलान हो जाएगा तापीय विद्युत घर से। जलाशय पर बांध बनाकर हम बिजली उत्पन्न करते हैं, तो इसका हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र से। डीजल से चलती है हमारी बसें, तो यह हो जाएगा डीजल का मिलान बस से। वायु से चलता है पवन चक्की, तो इसका मिलान हो जाएगा पवन चक्की से। तो यह हमारा मिलान हो गया, देख लीजिए एक बार। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला इसमें पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो आपको बताना है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो वह है हमारा सूर्य। तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ख है, सोलर सेल का क्या उपयोग होता है? तो सोलर सेल प्रकाश उत्पन्न करने, रेडियो, टीवी, जल पंप आदि चलाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न ग है, पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? आपको बताना है पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है। तो लाखों करोड़ों वर्ष में भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जीव जंतु एवं पौधे दब जाते हैं। मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियां उष्मा दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होने से पेट्रोलियम बन जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न घ, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग वायु,
वायु ऊर्जा में, जल ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, सोलर कुकर, सोलर सेल, सौर जल ऊष्मक तथा सभी प्राणियों के भोजन में किसी न किसी रूप में होता है। ठीक है, यह सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग है। अगर यह आपको बड़ा लगे तो आप नीचे वाला उत्तर याद कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका नीचे वाले उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल को गर्म करने, खाना पकाने आदि में किया जाता है। ठीक है, यह छोटा सा इसका उत्तर है। देख लीजिए एक बार, यह ऊपर वाला बड़ा उत्तर आपका और यह इसका छोटा उत्तर। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो उत्तर है नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, या नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्ठी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, यह रहा इसका उत्तर। प्रश्न 6 है इसी का, वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं। तो चलिए देखते हैं वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं। तो वर्तमान में शहरों और कस्बों में भोजन पकाने के लिए द्रव पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जेनरेटर, मोटर कार, बस, मोटर साइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, वायुयान चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन में कोयले का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त ऊर्जा के सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, इसलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो यह इस प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊर्जा संकट क्या है, आप उस संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊर्जा संकट क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि और दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। वर्तमान में कुल ऊर्जा व्यय का 80% भाग पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि हम इसी प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा का अंधाधुंध प्रयोग करते रहें तो ये स्रोत एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, बायोगैस आदि के प्रयोग पर जोर देंगे और निम्नलिखित उपायों के पालन कराने का प्रयास करेंगे। तो ऊर्जा संकट क्या है, ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत हैं उनकी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले संकट को ही ऊर्जा संकट कहते हैं। और उसको हम कैसे दूर करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता न होने पर बंद रखना चाहिए। दूसरा है जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में तथा सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो पहला था हमारा घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि हो गए, तो अगर आवश्यकता न हो तो उन्हें बंद रखना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों को सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप या मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग करें। घरों में तथा सड़कों पर भी उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है कम दूरी के लिए पेट्रोल, डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
पांचवा है ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए तथा इंजनों की सफाई करते रहना चाहिए। छठा है ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारे कुछ ऐसे उपाय थे जिनके द्वारा हम ऊर्जा संकट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सीमित तथा असीमित ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। तो सीमित यानी जिनकी मात्रा सीमित है, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। असीमित जिनका हम कितना हो इस्तेमाल करें, शीघ्र नष्ट होने वाले नहीं हैं, जल, वायु, बायोगैस। ठीक है, प्रश्न 7 है ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जल, पवन, जैव गैस तथा सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि स्रोतों से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। उसमें पूछा था किससे प्रदूषित नहीं होता है और इसमें आपको बताना है किससे प्रदूषित होता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तो कोयला आदि ऊर्जा के स्रोतों से वायुमंडल प्रदूषित होता है। ठीक है, तो यह हो गया। अगला प्रश्न है हमारा गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले देख लेते हैं गोबर गैस प्लांट होता क्या है। ठीक है, तो जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इनका विशेष प्रकार के संयंत्रों में विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें चित्रानुसार 16.6 जो है चित्र में किताब में, मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को गोबर गैस कहते हैं। ठीक है, अब इसका चित्र देखना है तो इसका चित्र देख लेते हैं। तो यह रहा आपका गोबर गैस प्लांट का चित्र। ठीक है, जिसमें यह पाचक टैंक है, ठीक, मिक्सिंग टैंक है, यह गैस वाल्व है, यहाँ से गैस का निकास होता है, यह ढक्कन है और यह बाहर जाने का रास्ता। ठीक है, तो यह चित्र आपको बनाना है। अगर उस चित्र में आपको थोड़ा कम समझ में आया तो यह उसका एक और अच्छा चित्र है। यहाँ पर गोबर और जल का मिश्रण से, ठीक है, इसमें डाला जाता है, जहाँ पर इसका डाइजेस्ट यानी पाचन होता है और इसमें से विभिन्न प्रकार की गैसें यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, और जो स्लेज रहती है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो सड़ने के बाद पैदा होती है, खाद वगैरह, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से इसको। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न है सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आपको बताना है सोलर कुकर की संरचना कैसी होती है और उसका उपयोग क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती है। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारें व तली सभी काले रंग की होती हैं, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और किसी भी चीज़ को फ्राई यानी तलने वाली चीज़ों को छोड़ करके सभी प्रकार के भोजन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चपाती बनाने और
यहाँ पर फ्राई रहेगा। ठीक है, ठीक। तो सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, वीडियो को रोक करके अगर इसको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। इसका चित्र दर्शाना था तो चित्र हम आपको दिखा दे रहे हैं इसका। ये रहा सोलर कुकर की संरचना। यह सूर्य है, यहाँ से सूर्य की प्रकाश आती हैं, इस समतल दर्पण पर लगती हैं और यहाँ से टकरा करके यहाँ पर गिरती हैं। ठीक है, और इसमें कांच की एक प्लेट रहती है जिसके अंदर भोजन रहता है। आंतरिक धातु बॉक्स काला पेंट किया हुआ, बाह्य लकड़ी का बॉक्स, खाद्य सामग्री डब्बे में इस तरह से रखी रहती है। ठीक है, जिससे यह गर्म होता है और धीरे धीरे भोजन पकता है। तो यह इसका चित्र बनाना है। ठीक है, और किताब के चित्र से आपको यह वाला चित्र बनाना है। ठीक है, जो यह लकड़ी का बॉक्स है, कांच का ढक्कन है यह, और यह सूर्य की आने वाली प्रकाश है। यह परावर्तक समतल दर्पण था जहाँ से परावर्तित होकर यह 2 ठो बर्तन है जिसमें आप खाना बनाने वाली चीज़ें रखी रहती हैं जो धीरे धीरे पकता है। ठीक है, चित्र संख्या 16.1 बनाना है सोलर कुकर का चित्र। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा जो कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि हैं, स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। तो यह कारण है जिसके कारण हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया या जल ऊर्जा हो गया, इनका प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। अगर ये आपको कठिन लगे तो एक और है, ठीक है, जो और कठिन है, तो इसको देख लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है, अतः विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का न्याय संगत उपयोग किया जाना चाहिए। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप यह ऊपर वाला यह वाला याद कीजिए या तो यह। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? विस्तार से समझाना है। अब चूंकि विस्तार से समझाना है इसलिए इसका उत्तर भी आपका थोड़ा बड़ा होगा। तो उत्तर देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहला है कि ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक हो सकता है। दूसरा है, ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत यानी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग यदा कदा ही यानी कभी कभी ही करना उपयुक्त होगा। तीसरा है, घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए, आवश्यकता न होने पर इनका उपयोग बंद रखना चाहिए। चौथा है, जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है, सोलर कुकर से भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। छठा है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप या मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़क पर करना चाहिए। सातवां है, भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, इससे ऊर्जा की बचत होती है। आठवां है, खाना पकाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते समय अच्छे किस्म के स्टोव का प्रयोग करना चाहिए। नवां है, आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए पेट्रोल या डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 10वां है, व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर यात्रा रेलगाड़ी, बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से करनी चाहिए। ऐसा करने से ईंधन की बचत होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बायोगैस किसे कहते हैं? तो उत्तर है, बायोगैस मेथेन और
कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यह गैस प्लांट में गोबर और जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। जब मिक्सिंग टैंक में गोबर और जल को मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को ही बायोगैस कहते हैं। ठीक है, या तो इसके स्थान पर यह उत्तर आप याद कीजिए। बायोगैस पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन द्वारा उत्पन्न मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को जैव गैस या बायोगैस कहते हैं। ठीक है, तो यह भी उसी प्रश्न का उत्तर था। यहीं पर इस प्रश्न के सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।